हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे गेट में भी हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में भी हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया के सारे ऑर्गेनल्स, चाहे उसकी स्ट्रक्चर हो, जैसे स्ट्रक्चर में आपका सेल वॉल, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा इसके अंदर के साइटोस्केलेटन कैसा होता है, बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, इवन पिलाई क्या होती है, फिम्ब्री क्या होता है, फ्लैजुला क्या होता है। हमने ऑलमोस्ट बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बैक्टीरियल एंडोस्पोर के लिए। बैक्टीरियल एंडोस्पोर की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप जानते हो, बट अगर कुछ भी नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर को कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है, आपको पता होगा। और जो नॉर्मल फेज, अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट मिलता रहे तो वो अपना ग्रोथ करता रहता है। बट क्या होता है कि उसको वो नॉर्मल एनवायरनमेंट ना मिले, न्यूट्रिशन की कमी आ जाए, या फिर हीट ज़्यादा हो जाए, या फिर उसको एक ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन मिले जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो मोस्टली होते हैं, तो वे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वे एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही हमें देखना है कि एंडोस्पोर क्या होता है और एंडोस्पोर किस प्रकार से फॉर्म होता है, और इस एंडोस्पोर के हमारे क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये एंडोस्पोर से दोबारा से बैक्टीरिया किस कंडीशन में मिलता है। तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे हाउ आर एंडोस्पोर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है उससे एंडोस्पोर किस प्रकार से डिफरेंट होता है। एंड सेकेंड आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि व्हाट मेक देम टू रेसिस्टेंट टू हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन। कि ऐसा क्या है कि जो बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रदान करता है एंडोस्पोर में। इसके बाद आपका व्हाट ट्रिगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, यानी कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। एंड व्हाट आर द स्टेप इन द एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड हाउ इज द प्रोसेस रेगुलेट। यानी कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन आपका किस प्रकार से होता है और कौन कौन से उसमें मैकेनिज्म आपकी लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ डू एंडोस्पोर कन्वर्ट बैक टू वेजिटेटिव सेल। यानी कि एक एंडोस्पोर जब बन जाता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो किस प्रकार से वेजिटेटिव सेल में जो है चेंज होता है। तो इन सब के आपको आंसर मिलने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर में हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या है। तो अन एंडोस्पोर इज अ डोरमेंट, टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया इन हार्श कंडीशन। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एक हार्श कंडीशन आपकी वो कोई भी हो सकती है, जैसे आपका पीएच इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए, आपका जो है टेम्परेचर हाई या फिर लो हो जाए, इवन जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाए, या फिर आपकी यूवी रेडिएशन किसी बैक्टीरिया पे पड़ जाए। तो इन सब से ये सब आपकी कहलाती है एक हार्श कंडीशन। इस हार्श कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने वेजिटेटिव सेल से एक अपनी दूसरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को आपको बोला गया है एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, ये डोरमेंट होती है, टफ होती है एंड नॉन रिप्रोडक्टिव होती है। याद रखना, ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती है, यानी कि इस फेज में जब आपका बैक्टीरिया होता है तब वो कोई भी रिप्रोडक्शन यूज नहीं करता, ठीक है। इसके जो आपके एग्जाम्पल है वो बैसिलस हो सकते हैं, जैसे बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस एंथ्रेसिस। आपके बैसिलस एंथ्रेसिस पे अच्छे से इस एंडोस्पोर की स्टडी की गई है। इसके अलावा आपके क्लोस्ट्रीडियम हो सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके स्पोरोसार्सिनिया हो सकते हैं। याद रखना, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडिया आपके रोड शेप होते हैं, और आपके जो स्पोरोसार्सिनिया होते हैं वे आपके कोकाई शेप के होते हैं। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि एंडोस्पोर किन्हें बोलते हैं। याद रखना, एंडोस्पोर डोरमेंट स्टेज में बनते हैं, टफ होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, एंड जो कि आपका सर्टेन बैक्टीरिया ही ऐसा कर पाते हैं।
और ये अवस्था कब आती है, एक हार्श कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा और कि दीज स्ट्रक्चर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट टू द एनवायरमेंट स्ट्रेसेस सच एज हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, केमिकल डिसइंफेक्टेंट एंड डेसिकेशन। इन फैक्ट सम एंडोस्पोर हैव रिमेन वायबल फॉर अराउंड 1 लाख ईयर। ठीक है, क्या होता है कि अब जब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी स्ट्रेस एनवायरनमेंट आता है तो उस जैसे स्ट्रेस एनवायरनमेंट आपका वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हीट हो, अल्ट्रावायलेट हो, ठीक है, केमिकल हो सकता है, आपको जो डिसइंफेक्टेंट आ सकता है, या फिर आपका सूखा जिसको डेजिकेशन बोल देते हैं, आपका सूखा हो सकता है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप को एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं हम एंडोस्पोर। और वो जो आपकी जो उसका समय होता है वो 1 लाख ईयर तक हो सकता है, इवन मोर देन 1 लाख ईयर तक भी बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि एंडोस्पोर क्या है और ये कब बनते हैं। एंडोस्पोर कब बनते हैं, जब स्ट्रेस कंडीशन आती है। और एंडोस्पोर क्या होते हैं, बैक्टीरिया की एक रेसिस्टेंट फॉर्म होती है जो कि स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रेसिस्टेंट होकर के बनी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा और कि एंडोस्पोर पोजीशन इन द मदर सेल्स। जो आपकी एंडोस्पोर होता है वो मोस्टली मदर सेल में होता है, जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। ठीक है, इस नाम को याद रखना, मदर सेल को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिफर अमंग स्पीसीज मेकिंग इट ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू इन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आपका एंडोस्पोर मे बी सर्टेन लोकेटेड क्लोज टू वन एंड, जिसे सब टर्मिनल बोल देते हैं, और डेफिनेटली टर्मिनल। समटाइम एन एंडोस्पोर इज सो लार्ज दैट इट स्वेल द स्पोरेंजियम। कहने का मतलब क्या है कि आपका एंडोस्पोर जो होता है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया मतलब मदर सेल में आपका, वो आपका साइड में हो सकता है, मतलब एक टर्मिनल पे हो सकता है आपका, या फिर आपका सेंट्रल में हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मदर सेल में एंडोस्पोर आपके कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं। ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है कि ये आपके सेंट्रल हो सकते हैं या फिर आपके टर्मिनल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। एक एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो सकती है। अगर कोई भी आपका कोकस बैक्टीरिया है तो उसमें आपको कोकस शेप देखने को मिलती है, कोई रोड है तो उसमें आपको रोड शेप देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ कि इसके हम इनर टू आउटर जाएंगे, तो इनर में सबसे आपके इनर में पाया जाता है कोर। ठीक है, इनर पार्ट को बोल देते हैं आपके कोर। तो याद रखना आपके कोर में क्या क्या पाया जा रहा है। कोर में आपके डीएनए पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, आपके डीपीए है, कैल्शियम है, इसके साथ साथ आपका ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है। और याद रखना कोर में जो होता है हाइड्रेशन होता है, मतलब आपकी वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी एक बाहर, ये तो आपकी कोर पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्पोर वॉल। ठीक है, स्पोर वॉल के नाम से वो जाना जाता है। अब ये क्या होता है, ये स्पोर वॉल आपकी नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है। इसके बाद आपका पाया जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कैसा होता है कि थिक लेयर ऑफ लेस क्रॉस लिंक पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि जो आपकी कोर्टेक्स होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और उसमें लेस क्रॉस लिंक्ड आपकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके बाद आपका आता है स्पोर कोट। स्पोर कोट्स आपकी जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। लगभग आपकी 70 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिलकर के स्पोर कोट का निर्माण करती है। इसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर आती है जो सबसे अपर स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं एक्सोपोरिन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखी, हम आगे देखेंगे एक्सोपोरिन क्या होती है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि आपको थोड़ा याद रखना है। एक थोड़ा आगे देखते हैं, और इस प्रकार से ये आपका डायग्राम प्रेस्कॉट का है 11th एडिशन का। आप सबसे अंदर की ओर देख रहे हो कि आपका कोर पार्ट पाया जा रहा है, इसमें आपका डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, डीपीए होता है। क्या होता है डीपीए, हम आगे देखेंगे। कैल्शियम होता है इसमें, और आपके कुछ एंजाइम्स और भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका जर्म सेल वॉल आ जाती है, फिर स्पोर वॉल भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद आपका कोर्टेक्स लेयर आ जाती है, आपको येलो कलर में कोर्टेक्स लेयर चमक रही होगी। इसके बाद आपका आउटर मेम्ब्रेन आती है, फिर आपके कोट्स आते हैं, देन एक्सोस्पोरियम की लेयर आती है। तो सबसे लास्ट की लेयर आपकी एक्सोस्पोरियम की होती है। ठीक है, हम 1 by 1 इन सबको देखने वाले हैं कि किसका क्या काम होता है और कौन किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स शो दैट एंडोस्पोर स्ट्रक्चर इज ए कॉम्प्लेक्स। ठीक
ठीक है। हम चलेंगे आउटर टू इनर, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो जब जो कि आपकी सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है एक्सोस्पोरियम की, और वो बनी हुई होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की। इंपॉर्टेंट है, एक्सोस्पोरियम किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो बनी हुई होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की। द स्पोर ऑफ्टन इज सराउंडेड बाय ए थिन डेलिकेटेड कवरिंग कॉल्ड द एक्सोस्पोरियम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एंडोस्पोर का जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उस लेयर को बोल देते हैं आपका एक्सोस्पोरियम। इसके बाद आपका सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपका आता है स्पोर कोट, ठीक है। ए स्पोर कोट लाइज विनीथ द एक्सोस्पोरियम, ठीक है, एक्सोस्पोरियम के नीचे होता है। इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन लेयर, 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो आपका स्पोर कोट्स बना हुआ होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उसमें लगभग आपकी 70 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एंड मे बी फेयरली थिक, और आपका थोड़ा मोटा होता है। इट इज इम्परमेबल टू मैनी टॉक्सिक मॉलिक्यूल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पोर रेसिस्टेंट टू केमिकल, यानी कि आपका अगर कोई भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी केमिकल है तो उसके लिए इम्परमेबल होता है कौन, आपका स्पोर कोट। इसलिए स्पोर कोट आपका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर्स की, ठीक है। द कोट आल्सो इज टफ टू कंटेन एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन जर्मिनेशन, और जो कोट होता है, कोट के अंदर जो आपके स्पोर कोट होता है उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं कि जब आपका एंडोस्पोर वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होता है तब ये एंजाइम आपके काम में आते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे। इसके बाद नंबर 3 की आपकी पाई जाती है द कोर्टेक्स लेयर, ठीक है। कोर्टेक्स लेयर विच में ऑक्यूपाई एज मच एज हाफ द स्पोर वॉल्यूम, ये आपका पूछ लिया गया है कि कौन सा आपका हाफ ऑफ द स्पोर वॉल्यूम, मतलब कौन सी लेयर आपकी हाफ ऑफ द स्पोर वॉल्यूम कंटेंट रखती है। तो आपकी कोर्टेक्स जो है आपकी हाफ द स्पोर वॉल्यूम रखती है। रेस्ट विनिथ द स्पोर कोट, इट इज मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज लेस क्रॉस लिंक देन दैट इज वेजिटेटिव सेल, यानी कि जो आपके जो सेल वॉल होती है आपको भी पता होगा कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और इसमें जो कोर्टेक्स होता है कोर्टेक्स भी आपका पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। बट क्या होता है कि आपके जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है उसमें काफ़ी सारे आपकी क्रॉस लिंकिंग होती है, बट कोर्टेक्स में आपकी इतनी क्रॉस लिंकिंग नहीं पाई जाती है। इसके बाद मैं सेल वॉल पढ़ा चुका हूँ आपको, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लीज गो टू माई प्रीवियस वीडियो, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 आपका आता है द स्पोर सेल। द स्पोर सेल वाल और कोर वाल, इसको हम कोर वाल के नाम से भी जानते हैं, इज इनसाइड द कोर्टेक्स एंड सराउंडेड द प्रोटोप्लास्ट और स्पोर कोर। द कोर हैज नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर सच एज राइबोसोम्स एंड ए न्यूक्लियोइड वट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यानी जो आपके जो प्रोटोप्लास्ट होता है उससे बाहर की लेयर को बोलते हैं आपके स्पोर सेल, ठीक है। ये भी आपका पेप्टाइडोग्लाइकन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और इस प्रोटोप्लास्ट जो आपका प्रोटोप्लास्ट है, याद रखना एंडोस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है आपका, डीएनए, राइबोसोम्स, कुछ प्रोटीन्स पाई जा रही हैं आपकी, कुछ एंजाइम्स पाए जा रहे हैं आपकी, डीपीए पाया जा रहा है, कैल्शियम पाया जा रहा है, और इसमें बहुत कम मात्रा में आपका वाटर होता है, ठीक है। एक प्रकार से डिहाइड्रेट फॉर्म आपकी होती है इस प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। एक बार और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अब। तो जो सबसे अंदर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं आपका कोर रीजन, ठीक है। ये एक एंडोस्पोर है इसको, और जो इसके जो सेंटर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर रीजन। इसमें आपका मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, अब आप खुद भी रिवाइज कर सकते हो कि इसमें आपका डीएनए होता है, इसमें आपका राइबोसोम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ साथ आपका डीपीए, कैल्शियम तथा कुछ मात्रा में आपका वाटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं जर्म सेल वॉल या फिर स्पोर वॉल के नाम से भी जानी जाती है, जो कि आपकी बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। आपकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसके बाद जो लेयर आती है वो आती है कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स याद रखना पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। इसके बाद आपकी कोट लेयर आती है। कोट लेयर में आपकी प्रोटीन होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, और जो आपकी सबसे लास्ट की प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, ठीक है। तो ये आपका एक एंडोस्पोर का डायग्राम है, आपको ये याद रखना है। अब क्या होता है कि आपका जो आपका डीपीए होता है और कैल्शियम होता है उनके डिफरेंट काम होते हैं, वे एक बार देख लेते हैं।
द वेरियस लेयर ऑफ द एंडोस्पोर कंट्रीब्यूट टू हिज रेसिस्टेंट इन सेवरल वेज। ठीक है, जो आपके एंडोस्पोर में डिफरेंट टाइप की लेयर पाई जा रही हैं, ये एक प्रकार से रेसिस्टेंट का काम करती हैं। और ये कौन सी लेयर किसका काम करती है मैंने वैसे आपको बता दिया, बट एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। द कोट प्रोटीन, जो आपकी अगर आप आउटर टू इनर जा रहे हो तो सेकेंड नंबर की आपकी कोट प्रोटीन। ठीक है, द कोट प्रोटेक्ट्स द एंडोस्पोर फ्रॉम केमिकल एंड वेरियस लाइटिक एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम्स। ठीक है, जो आपकी कोट लेयर है वो बैक्टीरिया को बचाती है काफ़ी सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है, जैसे कि लाइसो एंजाइम्स हो गया, या फिर आपकी मैंने जैसे कि कोलिसीन हो गया, इन सब से आपका कौन बचाता है, वो बचाता है आपका कोट लेयर। ठीक है, इसके बाद द इनर मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली इम्परमेबल टू द वेरियस केमिकल इंक्लूडिंग दोज दैट कॉज डीएनए डैमेज। ठीक है, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, याद रखना एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, एक इनर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो जो आपकी इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स के लिए इम्परमेबल होती है जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि डीएनएज हो गया। ठीक है, डीएनएज का क्या काम होता है कि वो डीएनए का ब्रेकडाउन करते हैं। तो डीएनएज, आरएनएज, तो इन सब एंजाइम्स कौन नहीं जाने देती, वो नहीं जाने देती आपकी इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद द कोर हैज वेरी लो वाटर कंटेंट, जैसे कि मैं आप सब बता ही रहा हूँ, एंड हाई अमाउंट ऑफ डाइपिकोलेनिक एसिड कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम आयन, जिसे हम CaDPA के नाम से भी जानते हैं। Ca मतलब कैल्शियम और DPA आपका आ गया डाइपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, एंड ए स्लाइटली लोअर pH, और जो आपका कोर वाला पार्ट होता है वहाँ पर आपका लो pH होता है। ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द एंडोस्पोर रेसिस्टेंट टू हार्श कंडीशन, और ये सब मिला करके एक एंडोस्पोर को हार्श कंडीशन से बचाते हैं। ठीक है, यानी कि हार्श कंडीशन में रेसिस्टेंट आपकी प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा और, ये आपका ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है अब, कि द एंडोस्पोर डीएनए प्रोटेक्ट बाय टू मेन मैकेनिज्म। अब CaDPA की क्या मैकेनिज्म होती है, और एक प्रोटीन में आपकी पाई जाती है SASP। ठीक है, जिसका मैं आपको काफ़ी देर से नाम ले रहा हूँ, तो वो देख लेते हैं। जो आपका CaDPA होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स आर इंसर्टेड बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस, जो आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, प्यूरिन, वे वाले ऑफ द डीएनए विच हेल्प स्टेबलाइज इट, यानी कि जो आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनसे ये CaDPA चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उनके जो आपके नाइट्रोजिनस बेस है उनको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, यानी उनको डिग्रेडेड नहीं होने देते हैं। इसके बाद आपका नंबर सेकंड आ जाता है कि इन एडिशन स्मॉल एसिड सोल्यूबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखना उसका नाम है SASP। ठीक है, SASP ये कैसी है, स्मॉल है, एसिड सोल्यूबल डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। सैचुरेटेड एंडोस्पोर डीएनए SASPS alter the 3-dimensional structure of DNA in the endospore core, converting it form to the common V form to A form। यानी क्या होता है, जब बैक्टीरिया वेजिटेटिव सेल्स में होता है तो उसमें जो आपका बेसिक डीएनए होता है वो वी फॉर्म में होता है आपका, वो कैसी फॉर्म में होता है, वी फॉर्म में। बट जब वो एंडोस्पोर में जाता है तब SASP नाम की जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, इस वी फॉर्म को ए फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और जो ए फॉर्म होता है उसकी आपकी अलग ही प्रॉपर्टी रहती है, वो देख लेते हैं। द ए फॉर्म डीएनए इज लेस ससेप्टेबल टू द डैमेज बाय द अल्ट्रावायलेट, यानी जो आपका ए फॉर्म है डीएनए का वो यूवी लाइट के लिए थोड़ा लेस ससेप्टेबल होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना, विच अकाउंट फॉर द एबिलिटी टू एंडोस्पोर टू टॉलरेट यूवी एक्सपोजर। इसलिए क्या होता है, जब आपका डीएनए ए फॉर्म में आ जाता है तब आपका वो यूवी लाइट एक्सपोजर से बच जाता है। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म आपको याद रखने वाली है। गेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपसे प्रोटीन का नाम पूछ लिया जाता है कि SASPS आपको प्रोटीन नहीं भूलनी है, और ये CaDPA क्या काम करता है इसको भी नहीं भूलना, कि CaDPA आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलकर के बचाता है, जबकि SASP क्या करता है कि V फॉर्म को A फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। अब चलते हैं स्पोरुलेशन मेकिंग एंडोस्पोर। तो आपके
एंडोस्पोर बनने को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे आपका स्पोरुलेशन होता है। एंडोस्पोर बनने को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे आपका स्पोरुलेशन होता है। तो आपका मेनली जो स्पोरुलेशन होता है वो 7 फेज में होता है। ठीक है, 7 स्टेप में आपका स्पोरुलेशन होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा स्पोरुलेशन किस प्रकार से होता है। तो जब आपकी नॉर्मल कंडीशन थी तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो सेल है वो नॉर्मली डिवीजन कर रहा था, बट आपकी क्या हुई कि एक हार्श कंडीशन आई। इस हार्श कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो वेजिटेटिव सेल से किस प्रकार से आपका एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। आपके टोटल 7 स्टेप होते हैं, जिन स्टेप में ये आपका क्या होता है कि एक वेजिटेटिव सेल से एंडोस्पोर में चेंज हो जाता है। अलग अलग बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन का टाइमिंग अलग अलग होता है। जैसे कि आपका बैसिलस मेगाटेरियम में 10 आवर का होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस में भी आपका 12 से 13 घंटे लगते हैं। इस प्रकार से आपका जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन टाइम है उसका आपका अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका पहला आप स्टेप है उसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन। सबसे पहले एक बैक्टीरिया को समझो कि आपकी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, उसके बाहर जो है आपकी सेल वॉल है, उसके अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपका कुछ डीएनए पाया जा रहा है। डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं इन द प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कुछ आपके प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपका जो एक्सियल फिलामेंट्स है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक्सियल जो आपका फिलामेंट्स है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद सेकंड क्या होगा कि सेप्टम का फॉर्मेशन होगा एंड फोर स्पोर डेवलपमेंट। फोर स्पोर क्या होता है, ये आपकी मदर सेल्स, यानी कि जो आपका अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 2 स्टेज में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं आपके फोर स्पोर, दूसरा आपको बोलते हैं मदर सेल्स। ये आपको छोटा वाला राउंड फॉर्म में जो दिख रहा होगा इसको बोलते हैं फोर स्पोर, और ये आपका बड़ा जो है ये आपका कहलाता है मदर स्पोर। ठीक है, एक सेप्टम हमने देख लिया कि यहाँ पर ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो सेकंड स्टेज जो आती है आपकी सेप्टम फॉर्मेशन एंड फोर स्पोर डेवलपमेंट। यहाँ पर आपका सेप्टम बना, फिर आपका फोर स्पोर डेवलपमेंट हो गया। नंबर 3 आपकी आती है कि एनगल्फमेंट ऑफ फोर स्पोर, यानी कि अब जो है कि आपकी जो मदर सेल है, मदर सेल क्या कर रही है कि आपका जो फोर स्पोर सेल बनी हुई है उसको एनगल्फ कर रही है, यानी उसको अपने अंदर ले रही है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि आपका नंबर 4th स्टेप आता है आपका कि कोर्टेक्स फॉर्मेशन। कोर्टेक्स फॉर्मेशन क्या है आपका, याद रखना जो आपका मदर सेल का डीएनए था, जो आपका मदर सेल का डीएनए था वो आपका डिग्रेड हो चुका है, और जो आपका फोर स्पोर सेल का डीएनए था वो बचा हुआ है। ये आपसे गेट में पूछा जा चुका है कि एंडोस्पोर में किसका डीएनए होता है, फोर सेल का या फिर मदर सेल का। तो याद रखना मदर सेल का डीएनए डिग्रेड हो जाता है, जबकि आपका जो नई सेल बनी है, फोर स्पोर सेल बनी है, उसका डीएनए आपका रहता है। ठीक है, तो नंबर 4 आपका स्टेप आ जाता है कि कोर्टेक्स का फॉर्मेशन। आप देख रहे हो कि इसके बाद आपका कोर्टेक्स लेयर बननी है, इस फोर स्पोर सेल के ऊपर एक कोर्टेक्स लेयर बननी है। ठीक है, नंबर 5 स्टेप आपका जाता है कि आपकी कोट सिंथेसिस। कोट सिंथेसिस, और नंबर 5 में ही याद रखना आपका डीपीए तथा सीए का भी आपका फॉर्मेशन होता है, यानी कि डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम का भी फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, वो आपका होता है नंबर 5 स्टेज में, जिस स्टेज में आपकी कोट सिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका आप देख रहे होंगे एक पार्ट से लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है वो आउटर टू इनर हो रहा है, यानी कि सबसे पहले आपकी कोर्टेक्स फॉर्मेशन हुआ, फिर आपकी कोट सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 6 जो होता है आपका कंप्लीशन ऑफ कोट सिंथेसिस, यानी कोट सिंथेसिस की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है एंड इंक्रीज इन द रिफ्लेक्टिलिटी। रिफ्लेक्टिलिटी क्या होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको रिफ्लेक्टिलिटी नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए कि रिफ्लेक्टिलिटी क्या होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको रिफ्लेक्टिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, एंड इन हीट रेसिस्टेंट। इसके बाद आपका 7th स्टेप आता है जो कि आपका लास्ट है कि लाइसिस ऑफ स्पोरेंजियम एंडोस्पोर। सबसे लास्ट में आपकी एक्सोस्पोरियम लेयर बननी है। ठीक है, ये लेयर बनने के बाद क्या होगा कि जो आपकी मदर सेल है,
ये आपकी मदर सेल चलती हुई आती है, ये मदर सेल का लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। लाइसिस किसके कारण हो रही है, जो आपके कोट में एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, वो याद रखना, जो लाइसिस करवाता है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है एंडोस्पोर फ्रीली हो गया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम, ठीक है। देखेंगे वो लाइटिक एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है। तो स्पोरुलेशन को हमने डिटेल में पढ़ा है यहाँ पर कि किस प्रकार से स्पोरुलेशन के यानी कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन के 7 स्टेप होते हैं और कौन से स्टेप में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपको भी ये बात याद रखनी है क्योंकि गेट में इसी प्रकार से पूछा जाता है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड स्पेरोजेनेसिस, ठीक है, और स्पोरुलेशन, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि स्पेरोजेनेसिस हो गया आपका, या फिर आपका स्पोरुलेशन हो गया। नॉर्मली कॉमन सेंस व्हेन ग्रोथ सीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड मे बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज, ठीक है। ये नॉर्मली कब होता है, जब आपकी नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है, तब आपकी ग्रोथ जो है सीज हो जाती है और उसके बाद आपका एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके 7 स्टेज हैं जो कि मैंने आपको बता भी दिए हैं और मैंने यहाँ पर लिखे भी है 1 बाय 1, ठीक है। जो आपका फाइनल स्टेज होता है वो होता है कि लाइटिक एंजाइम डेस्ट्रॉय द स्पोरेंजियम रिलीजिंग द स्पोर। जो आपका लाइटिक एंजाइम होता है वो आपका स्पोरेंजियम जो लास्ट वाला पार्ट है, जो आपकी मदर सेल है, वो उसको रिलीज कर देते हैं वहाँ से और आपका एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडोस्पोर टू वेजिटेटिव सेल, कि किस प्रकार से आपका एक एंडोस्पोर सेल्स होता है वो किस प्रकार से वेजिटेटिव सेल्स में जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना कि अगर इस एंडोस्पोर को आपकी हार्श कंडीशन में चाहिए 1 लाख साल ईयर हो, आपका 2 लाख साल ईयर हो, ठीक है, जब तक इसको एक सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये एंडोस्पोर से वेजिटेटिव सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब किस प्रकार से एंडोस्पोर टू वेजिटेटिव सेल जाता है वो देखते हैं, या फिर हम इसको किस प्रकार से लैब में एंडोस्पोर से वेजिटेटिव सेल में बदलते हैं वो देखते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोरमेंट स्पोर इनटू द एक्टिव वेजिटेटिव सेल्स सीम्स ऑलमोस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स ए प्रोसेस एज स्पेरोजेनेसिस इट अकर एट 3 स्टेजेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एंडोस्पोर है वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ये 3 पार्ट में आपका एंडोस्पोर टू वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नंबर 1 आपका एंडोस्पोर एक्टिव होगा, ठीक है, एक्टिवेशन। नंबर 2 आपका जर्मिनेशन होगा एंड नंबर 3 आपका आउट ग्रोथ। कहने का मतलब क्या कि आप पहले तो आपका एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन किस प्रकार से होगा कि आपके जितने भी जो एंडोस्पोर है, जो उसकी लेयर है, आपने देखा आपकी कोर्टेक्स है, कोर लेयर है, एक्जोस्पोरियम लेयर है, इस प्रकार से कोर वॉल है, वे सब लेयर का आपका डिग्रेडेशन सबसे पहले होगा। तो उसका डिग्रेडेशन हम कैसे करवाएंगे लैब में, बाय द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। तो हम उसको वाटर बाथ पे हीट करते हैं एट 100 बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड करता है कि उसको कितना टेम्परेचर देना चाहिए। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको आप 80 डिग्री सी पे दोगे, 80 डिग्री सी पे 1 आवर के लिए रखोगे तो जो उनकी लेयर होती है वो डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनको 100 डिग्री सी पे रखना पड़ता है फॉर 1 आवर के लिए, ठीक है, तब जा करके वे एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद दूसरा आपका आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है कि अब बैक्टीरिया को हम एक ऐसा न्यूट्रिएंट देंगे जो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करवाएगा, जो उसको जर्मिनेट करवाएगा, ठीक है। ग्रोथ करवाना मतलब जर्मिनेशन करवाना। इसके बाद तीसरा क्या आता है कि आपका आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ का मतलब क्या है, अब डीएनए आपका रेप्लिकेशन करेगा, मतलब आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव को हम बोलते हैं आउट ग्रोथ, यानी कि प्लाज्मिड बनेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड का डिवीजन होएगा जिससे कि आपका क्या होगा, मोर प्लाज्मिड बनेंगे, फिर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होएगा। इस प्रकार से आपकी जितनी भी मशीनरी है बैक्टीरिया के अंदर की वो सब आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो आपको ये 3 बात याद रखना है कि सबसे पहले एक्टिवेशन होगा जिसमें हम हीट सोक देते हैं। दूसरा आपका जर्मिनेशन जिसमें हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा आपका आउट ग्रोथ जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की अब सारी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये इसकी मदर सेल्स है। मदर सेल्स से जो आपका जो अंदर का पार्ट है, सेल वाल से अंदर का पार्ट है, वो आपका रिलीज हो रहा है, यानी कि एंडोस्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोसेस लिखे हैं कि किस प्रकार से आपके होते हैं ये
एंडोस्पोर का जर्मिनेशन। तो आई होप आपके सारे जितने हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जितने स्टेप मैंने आपको बताए हैं वे स्टेप आपको याद रखने हैं। और एंडोस्पोर में इससे बाहर वनडे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो आपका गेट हो, CSIR GRF हो, ICMR हो, ICR हो, DVT हो, इवन आपका GRE हो, ठीक है। आपका कोई भी वनडे एग्जाम होता है एंडोस्पोर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक गेट की फ्री सीरीज है जिसमें हम लाइफ साइंस से रिलेटेड, चाहे वो जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री, हम सारे के सारे यहाँ पर कोर्स कवर करवाने वाले हैं। इसके साथ टाटा एंड बाय बाय।